देखिए और पोल में जवाब दीजिए। थोड़े से लेट हो गए, अगेन मैं फाइनल करके नोट्स को एक तो आपको देना ही था, दूसरा तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो मैंने सोचा खाना वाना खा लूँ एक बार तब आपसे बात की जाए। देखिएगा बैक टू बैक क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, आप एक क्लास देखते हैं उसके अलावा भी क्लासेस होती हैं। स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। थोड़ी बातें ज़्यादा हो गई बट इन नोट्स को आप बिल्कुल ये मत मानिएगा कि ये फ्री दिए जा रहे हैं तो इनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जेब से पैसा जाता है तब कई लोग सीरियस होते हैं। ये आपने जो किताबें, नोट्स, वॉटएवर जो भी आपने कोर्सेज, कहीं ज़्यादा अहमियत आपको देके जाएंगे अगर आप इनको ठीक से पढ़ लेते हैं। बस इतना है कि आप पढ़ लीजिए, मुझे इसमें से ना कुछ चाहिए ना मुझे मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है, बस इतना है कि आप पढ़ के और पेपर में जब देखेंगे सामने क्वेश्चन तो दुआएं तो देंगे ही देंगे और 4 लोगों को बताएंगे यार वहां पढ़ लेना जाके, है ना। चलिए खैर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन कह रहे हैं, है ना। स्टीफन क्रैशन हिंदी में मैंने नहीं डाला है, इंग्लिश वाले नोट्स में, इंग्लिश पेडागोजी में आपको मिल जाएगा। ऐसी कई चीजें होंगी जो हो सकता है आपको सीडीपी के नोट्स में 1 पॉइंट है कोई, वो किसी और सब्जेक्ट में मिल जाए। सीसीई है, कॉमन है सब में, तो हो सकता है वो आपको ईवीएस में मिल जाए। तो वो सारे ही नोट्स पढ़ना जरूरी है। स्टीफन क्रैशन जो है वो आपको उसमें मिल जाएंगे इंग्लिश पेडागोजी में। तो जो जहां ज्यादा जरूरी है उस सेक्टर में आपको मिलेगा। जैसे एनईपी है, अब उसको 7 जगह डालने की जरूरत नहीं है, सीडीपी में डाल चुकी हूं, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम नोट्स से अलग हटते हैं। मैं इमोशनल हो गई थोड़ा नोट्स को लेकर के, क्योंकि काफी मेहनत लग रही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, और आपकी मैराथन क्लासेस शुरू कर देंगे और ऑफलाइन क्लासेस भी दिल्ली में कुछ 2 क्लासेस मेरी होंगी, एक उदय सर की फ्री फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा जो लोग आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है, वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसे क्या कहते हैं। यानी जो श्याम एक बच्चा है वो अपनी मातृभाषा है, उसकी मदर टंग है जो घर से उसने सीखी है, बोली जाने वाली भाषा जिसको अर्जित कर लेते हैं हम। तो मातृभाषा क्या है, संथाली मातृभाषा है उसकी, जिसको बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, बोल भी लेता ही होगा ऑफकोर्स मातृभाषा है तो। और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है और फ्रेंच भाषा भी उसने सीख ली, वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है, इसको क्या कहेंगे। यानी पहले से एक भाषा आती थी, दूसरी भाषा सीख ली, क्या है ये आपके नजरिए में। जहीर खान कह रहे हैं मैंने आज से पढ़ना शुरू किया है, कितना पढ़ना होगा और क्या पढ़ना होगा जिससे मेरा एग्जाम निकल जाए। जहीर जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर जितना कर सको, चाहे चैनल के माध्यम से जो भी रात को यूट्यूब पे हम 9 बजे कर रहे हैं वो जरूर देखिए। मैराथन सभी होंगी अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वो सब देखनी है, बस इतना कर लो। वो नोट्स तो मल्टीपल टाइम्स, मतलब ऐसा होगा आपकी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस फंस रहे होंगे। मैं बहुत आत्मविश्वास से कह सकती हूँ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड दैट कन्विक्शन, क्योंकि मुझे पता है उस पर काम कितना हुआ है। अदरवाइज तो उसी को अगर 200 पेज बना दिया जाता तो वो 200 पेज में से 20 क्वेश्चन आना और 10 पेज में से 25 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। आई एम फ्रॉम पटना, आपके फ्री नोट्स को कुछ शॉपकीपर प्रिंट करवा के सेल कर रहे हैं। राहुल कुमार, इस तरह की चीजें अब ठीक है, उनका भी घर चल जाएगा, अब यही कह सकती हूँ मैं, अब क्या ही कहूँ इस चीज पे, कौन इतना समय लगाए। बस आप लोगों को जागरूक होना है कि उस चीज को एटलीस्ट खरीदो मत जाके, जब आपको पता है वो फ्री में मिल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग, ठीक है, मतलब इससे एजुकेशन का स्तर बेहतर हो रहा है कहीं ना कहीं, चाहे जैसे भी है। अब बाद में बात करेंगे इस पे, आते हैं। अगर हम बात करें तो श्याम एक बच्चा है जिसकी मदर टंग है संथाली और बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है, वह अब फ्रेंच भाषा में भी पढ़ लेता है। ये कौशल का अंतरण है, पठन अंतरण है, अधिगम अंतरण है या पठन युक्ति है। देखिएगा पठन अंतरण इसलिए नहीं कहेंगे कि सिर्फ पढ़ने की बात नहीं हुई है। फ्रेंच सीख लिया इसका मतलब ये नहीं कि अब वो सिर्फ पढ़ लेता है, फ्रेंच का भी प्रयोग कर पाएगा। संथाली में ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ने की ही बात थी, भाषा तो उसको आती है ना, अपनी मातृभाषा है तो बोलनी भी आती होगी। तो सिर्फ पढ़ने के बारे में, ये सिर्फ पढ़ने का ट्रांसफर हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। अंतरण का मतलब है ट्रांसफर। पठन युक्ति, कोई युक्ति तो ऐसी लगाई नहीं है कि सिर्फ पढ़ने के लिए कोई युक्ति यूज की हो, ठीक है ना। कौशल का अंतरण, ये बात सही लग रही है, या अधिगम का अंतरण। अधिगम फिर बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, यहाँ पे एक स्किल की बात हो रही है, लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है। जो पहले से उसको एक लैंग्वेज या एक स्किल आती थी उसका प्रयोग दूसरी जगह पे किया जा रहा है, तो ये कौशल का अंतरण है, ना कि अधिगम का अंतरण। ऐसा अगर ये अधिगम का अंतरण भी कहते तो उसको 200% गलत नहीं कह सकते थे हम, लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन इन्होंने कौशल का अंतरण समझा, जो कि है भी, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्किल की बात हो रही है यहाँ पे कि लैंग्वेज सीखने में भी लैंग्वेज स्किल्स को आप, ये क्या है, पढ़ना बोलना सुनना लिखना क्या है, ये सूबो पाली आपने नोट्स में भी देखा होगा, ये स्किल्स ही तो है। तो भाषा कौशल सीखा जा रहा है, अधिगम किसी एक कार्य की बात होगी, ठीक है। सूबो पाली क्रम इनका यही है, बट यही क्रम होता है ये कहना गलत होगा। सूबो प ली यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये क्या है, कौशल हैं आपकी भाषा के, स्किल्स हैं लैंग्वेज की, तो मुख्य कौशल हैं भाषा के 4, तो कौशल का अंतरण है ए ऑप्शन इसमें, ना कि सी ऑप्शन, ठीक है जी बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट से जवाब दीजिए। गुलफसा कह रही है मैम सोशल साइंस में हेल्प कीजिए। इस बार नहीं गुलफसा, अगली बार कर देंगे पक्का।
अभी आप बैचेस वगैरह में हैं या प्रीवियस ईयर की सहायता ले लीजिए, कोशिश रहेगी कि अगली बार किया जाए, एटलीस्ट पेडागोजी वाला सेक्शन या जितना भी किया जा सकता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 43% लोग सी कह रहे हैं। देखते हैं, भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है। सहजता मतलब नेचुरल होना, स्वाभाविक होना। ए ऑप्शन है, वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति, यानी बोलने में नेचुरली जो उनका नेचर है मनुष्यों का, सिर्फ बोलने में, यानी भाषा में सहजता से मतलब सिर्फ बोलने में दक्षता से है, वाचन में दक्षता से है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्याएं, तो ये कठिनाई को भी सहजता नहीं कहेंगे। सहजता तो नेचुरल होना है, ओपन होना है किसी चीज को लेकर, कठिनाई महसूस करना सहजता नहीं हो सकता। सी ऑप्शन है, भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता। यस, नेचुरल एबिलिटी, बिल्कुल सही बात है कि आप भाषा को सहज रूप से, नेचुरली, जैसे आप अपनी मातृभाषा को ग्रहण कर लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वो जो आपके अंदर की स्वाभाविक क्षमता है भाषा को सीखने की, उसको सहजता कह रहे हैं, उसको नेचुरल होना कह रहे हैं हम यहाँ पे। भाषा बोलने से पहले मनुष्यों का सोच विचार करना नहीं। सहजता मतलब है जो नेचुरली आए, जैसे आप अपने दोस्तों में बहुत सहज होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, ज्यादा सोचते नहीं है, स्वाभाविक रूप से जैसे आप नेचुरली हैं वैसे होते हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो शायद उतने सहज ना हो जितने आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, होना भी नहीं चाहिए, वहां माहौल अलग है। हो सकता है कई लोग अपने पिताजी और माताजी के सामने, क्योंकि अगर वो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं, तो वहां सहज ना हो, टीचर के सामने उतने सहज ना हो। तो सहज मतलब जैसे आप नेचुरली हैं, नेचुरली कोई चीज है स्वाभाविक रूप से। सहजता से तात्पर्य है भाषा बोलने की मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 69% लोग सही दे रहे हैं उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कक्षा 6 की अध्यापिका, यानी एक क्लास 6 की टीचर हैं, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूहों में बांटती हैं। यानी जो बच्चे हैं, मान लीजिए कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं क्लासरूम में, और 5-5 के समूह में 5 का ग्रुप बना दिए। टोटल 5 ग्रुप्स बन गए, 5-5 स्टूडेंट्स ईच, हर एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती हैं। यानी 3 महीने मतलब 3 मंथ्स, ठीक, साथ काम कर रहे हैं 5-5 के ग्रुप में बच्चे। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों का संग्रह करना होता है। अब ये जो एक्टिविटी उन्होंने दी है ग्रुप की, ये क्या है, इसमें लोगों के विचार, अलग अलग आंकड़े, जो भी डेटा उनको इकट्ठा करना है, उसका संग्रह करना है एक जगह पे। ग्रुप में 5-5 का ग्रुप है, क्लियर है बात। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? और जब ये काम हो जाए 3 महीने में, कि आपने डेटा इकट्ठा कर लिया 5-5 के ग्रुप में जा करके, लोगों से मिल करके, और उसके बाद आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं कि कंक्लूजन क्या हुआ, कि मान लीजिए किसी इलाके में मच्छर हैं, जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, बच्चों को ग्रुप टास्क दिया गया है। ये यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि समूह परियोजना है एक तरह से। तो प्रदत्त कार्य, ये कोई होमवर्क तो है नहीं, ये तो प्रॉपर एक एक्टिविटी बनाई गई है। परियोजना कार्य सत्र कार्य के किसी एक सत्र में होगा, पोर्टफोलियो आकलन बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, परियोजना कार्य या समूह कार्य, प्रोजेक्ट वर्क है। ये प्रोजेक्ट वर्क याद रखिएगा। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? जॉन डुई के शिष्य थे, कौन? W.H. किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक। परियोजना विधि किस पे आधारित है? प्रैग्मेटिज्म पर। प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रयोजनवाद, प्रैक्टिकल सिनेरियो में सीखना। ग्रुप वर्क, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, बच्चे ग्रुप में काम करते हैं किसी एक टास्क पर, तो ये परियोजना कार्य है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये डी कौन दे रहा है भाई? पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो में तो टीचर बच्चों को बाहर भेजने की क्या जरूरत है, खुद नहीं अपना फाइल बना लेगा। पोर्टफोलियो आंख बंद करके गलत उत्तर कैसे दे देते हो भाई? आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो में क्रमिक प्रगति जैसा कुछ लिखा होगा, तब जाके पोर्टफोलियो की तरफ आप जाएंगे, अगर आपको शॉर्टकट में ही समझना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार गाम्य हो सकते हैं, यानी ग्रहणशील हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। जो भी आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, सामग्रियां हैं, उनसे जो हम अवसर प्रदान कर रहे हैं बच्चे को, उनको एक्सेप्टेबल किस फॉर्म में हम देख पाएंगे? देखिएगा, जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल उर्वशी, आप लोग मेरे से भी बेहतर बने। आप कह रही हैं वांट टू बिकम टीचर लाइक यू, बहुत ही अच्छे बने, है ना। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, इतना तो आत्मविश्वास इंसान को होना ही चाहिए, और इतना फीडबैक है तो कुछ तो सही हो ही रहा होगा। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, बी ऑप्शन 87% लोगों की सामग्रियों द्वारा, बट हाँ मैं बेहतर बनने की और बेहतर करने की आकांक्षा हमेशा रखती हूँ। सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार गाम्य यानी एक्सेप्टेड हो सकते हैं, बताइएगा। इसमें कितने % लोग हैं जो उत्तर दे रहे हैं? बी ऑप्शन 86। भाई क्या कर रहा है, मुझे पता था तू कुछ ना कुछ करेगा ऐसा ही। कैसे हो गया ये?
तो ब्रो कमाल आदमी है ये। शौर्य सिंह का कल एग्जाम है, फिर भी ये पोल लगाने आए हैं, लेकिन अपनी मस्ती किए बिना बाज नहीं आते हैं। देखिएगा, तो अगर हम बात करें बी ऑप्शन 86% लोग, तो अवसर किस प्रकार गांव में हो सकते हैं? बी कह रहे हैं 86% लोग। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना। ये थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाएगा। व्याकरण पढ़ाने की बात जब भी आए आप कोशिश कीजिएगा, मैंने नोट्स में भी लिखा है एक लाइन में ही, संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और यहां पे बात हो रही है अवसर की, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं अलग अलग मटेरियल से। शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करें, बेस्ट हो गया ये। ऐसा अवसर का मतलब है आपने उस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी हैं जहां बच्चा रियल लाइफ से जुड़ के कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में भाषा सीख पाएगा, ठीक। शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। इसमें भी बच्चा जो है वो मैकेनिकल ड्रिल वाली बात हो रही है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग कम है, बच्चा उतना एक्टिव नहीं है जितना बी ऑप्शन में है। शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करते हैं। देखो रट्टे नहीं लगवाने, कंठस्थ का समय जा चुका है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और मीनिंगफुल अर्थपूर्ण ढंग से सीख रहा है, संदर्भ में सीखेगा, किस उद्देश्य के लिए सीखा जा रहा है उसको समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं? पहले ये इंग्लिश में पूछी जाती थी, अभी ये हिंदी में पूछी जा रही है। ये इंग्लिश के नोट्स में मिल जाएंगी आपको अगर आपको पढ़ना भी हो ये टॉप डाउन अप्रोच, तो क्योंकि मेजरली जो है इंग्लिश पेडागोजी का ही पार्ट है। देखिएगा और लाइक शेयर भी करते रहिएगा अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। आजकल टीचर लाइक शेयर करने को कहते तो लोगों को दर्द हो जाता है बहुत ही भयंकर तरीके से। देखिए कितने 26,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 9200 लोग हैं जिन्होंने लाइक शेयर किया है। चलिए समझते हैं, मेहनत पूरी हो रही है और कोशिश है कि आपको वो चीज पूरी तरह से हेल्प होगी। देखिए बी ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग। समझते हैं क्या कहानी है। बॉटम अप प्रक्रिया कौन सी है ये पूछा है, और टॉप डाउन कौन सी है ये पूछा है, ठीक है। इसको टॉप डाउन अप्रोच इंग्लिश में कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच इंग्लिश में कहते हैं प्रक्रिया को ऑफ कोर्स। ए ऑप्शन है मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। यानी कि जो भी मेन पॉइंट है उस बात में, उस स्टोरी में, उसका अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट कर पाना उसको। निष्कर्ष यानी उसका कंक्लूजन निकाल पाना कि कहना क्या चाह रहा है। सारांश यानी जैसे आप समरी बताते हैं, 3 घंटे की मूवी देख के आए, 30 मिनट भी नहीं लगे, 20 मिनट में बता दिया, है ना। और बी ऑप्शन मुझे भी देखनी है वैसे दृश्यम 2, बट समय नहीं मिल पा रहा। विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना, यानी स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए सुनना। जैसे आपका ध्यान है साउंड पे कि प्रोनाउंसिएशन है कि ठीक है, ध्वनि किस चीज की आ रही है ना, शब्द क्या बोला जा रहा है, खंड यानी पार्ट्स क्या है, फ्रेजेस क्या है। बी ऑप्शन कह रहे हैं 66% लोग। ए बॉटम अप प्रक्रिया है तथा बी टॉप डाउन है। आप लोग यहां बिल्कुल सही हैं कि बी जो है वो बॉटम अप है और ए टॉप डाउन है। उसका रीजन है, जब डायरेक्ट समरी की बात आए, स्टोरी की बात आए, निष्कर्ष की बात आए, तो ये क्या हो जाती है, टॉप डाउन हो जाती है। क्योंकि मीनिंग, आप डायरेक्ट मीनिंग से बाकी की चीजों पे जा रहे हैं कि आपने पहले स्टोरी को समझा, फिर उसके डायलॉग्स पे जाएंगे, फिर पैराग्राफ पे जाएंगे, वर्ड्स पे जाएंगे, फिर उनके मीनिंग पे जाएंगे। ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप मतलब मीनिंग से नीचे की तरफ आना, वर्ड, सेंटेंसेस, ग्रामर, इन सबको तोड़ के देखना। वहीं अगर हम बात करें स्पेसिफिक बारीकी, जैसे ध्वनि, कोई चीज कैसे प्रोनाउंस होती है, शब्द कैसे बनता है, वर्ड, फिर वर्ड से खंड, फ्रेज कैसे बनेगा, फिर उससे सेंटेंस कैसे बनेगा, फिर उससे पैराग्राफ कैसे बनेगा, तो ये हुआ नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी बॉटम अप। बॉटम अप, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी पोल में देना शौर्य, नेक्स्ट इसको एंड कर दो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अच्छा ये आज की क्लास है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ टॉप डाउन और बॉटम अप, ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी में भी पूछी जा रही है। नाम टॉप डाउन ही रहेगा और बॉटम अप ही रहेगा, जैसा कि आपने देखा है। हिंदी में कुछ और भी नाम दे सकता देने को। तो टॉप डाउन में डायरेक्ट आप स्टोरी, कॉन्क्लूजन, समरी, पैराग्राफ, इन सब पे डायरेक्ट जाते हैं कि आपको किसी समरी से कुछ समझना है। यानी पहले आप एक स्टोरी बता रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं, समरी बता रहे हैं, या फिर समरी के बाद आप एक पैराग्राफ में तोड़ के समझ रहे हैं, फिर पैराग्राफ को भी आप सेंटेंसेस में तोड़ के समझ रहे हैं, फिर उस सेंटेंस को भी आप वर्ड्स में, वर्ब्स में, अलग अलग हिस्सों में तोड़ के समझ रहे हैं, ध्वनियों में तोड़ के समझ रहे हैं कि सी और एच मिलते हैं तो क्या साउंड आता है। तो ये टॉप से, टॉप क्या होता है, कंप्लीट स्टोरी जिसका मीनिंग हो। डाउन की तरफ जा रहे हैं जो कि वर्ड है या फिर सेंटेंस है, छोटे छोटे पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो टॉप से डाउन जा रहे हैं। बॉटम अप क्या होगा, बॉटम अप होता है कि आप सबसे छोटा जो भी इकाई हो, मान लीजिए वर्ड है,
या फिर उससे भी पहले अगर हम देखें फोनीम है, फोनीम समझ रहे हैं ना, ध्वनि पे फोकस, स्वनिम कहते हैं जिसको हम, फोनीम है कि साउंड किस वर्ड से कैसी आती है जुड़ करके, सी और एच मिलता है तो च की आवाज आती है। फिर इससे आप वर्ड पे गए, उससे भी अल्फाबेट पे जा रहे हैं, फिर वर्ड पे गए, फिर वर्ड से आपने क्या किया, दो वर्ड को जोड़ करके कुछ एक फ्रेज पे जा रहे हैं, फिर सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, फिर सेंटेंस के बाद आप पैराग्राफ पर जा रहे हैं, पैराग्राफ से फिर आप कहीं स्टोरी पे या कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं। इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। बॉटम अप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बॉटम से, बॉटम क्या है, फोनीम, एकदम छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ, पैराग्राफ या स्टोरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, 1 नंबर आपका प्यार प्यार में चला जाएगा अगर हमने इसको ठीक से नहीं समझा तो। इतनी बात क्लियर है नहीं? हाँ, जो नोट्स दिए गए उसके भी क्लास लूंगी मैं, मैराथन सेशंस में उन नोट्स को बिल्कुल शामिल किया जाएगा, देखिएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अश्विन एक बच्चा है या टीचर है, देखते हैं। अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है। बच्चा है बेसिकली अश्विन, जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी टेक्स्ट बुक है या मटेरियल है, उससे कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ पढ़ा वहां से, और दूसरों द्वारा जो बोली गई भाषा है उससे कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वर्ड मैंने सुना है, इसका मतलब मुझे पता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता, यानी कि खुद से यूज नहीं कर पाता। जैसे आप मान लीजिए कोई सीरीज देख रहे हैं अंग्रेजी की या जो भी भाषा आपको समझ में आती है एटलीस्ट, तो अब आप दूसरों को सुन के समझ तो पा रहे हैं कि हाँ यार ये वाली बात, ये वर्ड का मतलब क्या हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में, है ना, लेकिन आप खुद से उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे नॉर्मल वर्ड्स के भी बहुत ही अतरंगी वर्ड्स हो सकते हैं जो उनके क्या कहेंगे, सिनोनिम हो सकते हैं जो यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम वॉलेट को वॉलेट कह रहे हैं या पर्स कह रहे हैं कुछ लोग, तो कोई तीसरा वर्ड होगा, हम उसको यूज नहीं कर रहे, हो सकता है हमें समझ में आ रहा हो, यानी हमारी वोकैबुलरी में वो है, हम सुन के समझ जाते हैं, पढ़ के समझ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में समझ जाते हैं, बट उसका प्रयोग नहीं करते। ये इंग्लिश में भी सेम टॉपिक है, इसको निष्क्रिय शब्द संपदा कहते हैं, इसको पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं, जिसको आप डेली यूज में नहीं लाते जिन शब्दों को, लेकिन समझ जाते हैं पढ़ के या सुन करके, आपको इनका मीनिंग पता होता है, बट आपकी डेली वोकैब में, डेली यूज में, आपके जीवन में ये नहीं प्रयोग होते। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, क्योंकि सक्रिय शब्द संपदा होती है एक्टिव वोकैबुलरी। ये कुछ ही शब्द हैं जो एक्टिवली आप यूज करते हैं, जैसे बट, बाय द वे, एक्चुअली, जो डेली यूज में आ रहे हैं आपके, ये क्या है, कुछ ही शब्द हैं, वो सक्रिय संपदा है जिनको आप डेली यूज में लाते हैं। निष्क्रिय शब्द संपदा है जो आपने लिटरेचर में, मान लीजिए पढ़ लीजिए, मैंने लिटरेचर पढ़ा है, तो अब बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनका कोई यूज नहीं है, जैसे वर्मिलियन एक वर्ड है, कोई यूज नहीं है उसका, डेली यूज में एज सच नहीं है, सिंदूर बोलते हैं जिसको हम, तो ये क्या हुआ, निष्क्रिय शब्द संपदा बन गई, कोई डेली यूज में है भी नहीं। इससे भी और खतरनाक वर्ड होंगे, एक वर्ड है इलोप, यूज तो जनरली होता नहीं है ना, गायब हो जाना, भाग जाना, तो ये निष्क्रिय शब्द संपदा हो गई मेरी, ठीक। तो कम प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं कहते, इनको निष्क्रिय शब्द संपदा कहते हैं, कि आप पहचान लेते हैं अगर कोई और बोले, कहीं और देखें, बट यूज कम करते हैं या जरूरत नहीं पड़ती। तो कठिन शब्द भी नहीं कहेंगे इनको, सक्रिय शब्द भी नहीं कहेंगे, निष्क्रिय शब्द संपदा कहेंगे, पैसिव वोकैबुलरी कहेंगे। इंग्लिश में भी यही, इसी चीज को बदल के बस इंग्लिश में दे देगा क्वेश्चन, और 1 नंबर आपका पक्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मैं आज बहुत डिटेल्स के मूड में हूं, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। जब लगे कि बहुत ज़्यादा समझ में आ गया तो चुपचाप से अपना लाइक करें और फिर बैठ जाएं कि आज तो समझ के ही जाएंगे, ठीक है जी। पोल में जवाब दीजिए। मैथ और इंग्लिश की पेडागोजी की क्लास भी देंगे, नोट्स भी देंगे कंचन, डोंट वरी। मेरी तबीयत थोड़ी सुधर रही है और मैं नोट्स पे भी लगातार काम कर रही हूँ, क्योंकि कितना भी कोई भी काम कर ले, अगर जब तक मैं नहीं देखूंगी वो आपके काम के नहीं होंगे नोट्स। देखिएगा, कोई भी मतलब टीम से उनको भी समझाना ही पड़ता है। मेरी फ्रेंड छवि चौहान डर रही है कि उसकी कुछ तैयारी नहीं है, उसको कुछ मोटिवेट कर दो। लव फ्रॉम बुलंदशहर। छवि को बोलो कि बुलंदशहर आएंगे, मीटअप करेंगे, या वो खुद आ जाएंगी क्लास लेने 2 दिन, है ना। बेसिकली जो नोट्स मिल रहे हैं सिर्फ उनको पढ़ लो, जो क्लास जितनी हो रही है पेपर तक उनको देख लो, बाकी छोड़ दो, सरेंडर कर दो कि हमें नहीं पता होगा या नहीं, बट हाँ मेहनत पूरी करेंगे। ये नोट्स सारे पढ़ लेते हैं, जो क्लास चल रही है 9 बजे, एक ही क्लास चल रही है, इतना तो कर ही सकते हो, उसको ले लेंगे, सारी मैराथन्स ले लेंगे, जो पीडीएफ मिल रही है उनको एटलीस्ट प्रैक्टिस ही कर लेंगे, हो जाएगा खत्म। देखिएगा, पेपर क्लियर करना उतनी बड़ी दिक्कत थोड़ी है। जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से ही सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। एक बच्चा है जीवा, जो व्याकरणिक अवधारणाएं हैं, जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं,
उनको वो जो पहले से जानता है, जा रहे थे, जा रही थी, उसी में जोड़ करके संबंध बना लेता है और थोड़ा सा उसको लैंग्वेज को और एडवांस लेवल पे ले जाएगा। यानी पहले से उसको आता था कि जा रहा था, जा रही थी का क्या मतलब है। अब जब वो सीखते समय जो उसको पहले से प्रीवियस नॉलेज थी, उन कॉन्सेप्ट्स को नए कॉन्सेप्ट से जोड़ पाता है। यानी प्रीवियस नॉलेज से, ओल्ड नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ के सीखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब ये नवीन ज्ञान से जोड़ना पूर्व ज्ञान को कौन सी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक, परासंज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक एवं परासंज्ञानात्मक या अनुमान लगाने की युक्तियां बताइए। देखिए ये मेटाकॉग्निटिव, इसमें कोई स्किल नहीं लगी कि आपने स्पेशली कोई थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कर ली हो। मेटाकॉग्निशन इसमें दूर दूर तक नहीं है, है ना। परासंज्ञानात्मक युक्ति नहीं है, ये अनुमान भी नहीं है, संज्ञानात्मक युक्ति है। ये आपकी कॉग्निटिव स्किल है कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब का यूज करके, मेमोरी का यूज करके, जो कि कॉग्निशन में ही आती है, लैंग्वेज का यूज करके, तो आपने अपनी स्मृति का, अपनी भाषा का, अपने चिंतन का प्रयोग किया और प्रीवियस ज्ञान को, जो पूर्व ज्ञान है, उसको नए ज्ञान से जोड़ दिया। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स इतनी ईजी नहीं होती, हर कोई यूज भी नहीं करता। मेटाकॉग्निशन इज अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में जो थॉट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसको भी आप समझ पाए। कि यार हो सकता है कि मैं किसी से जेलस हूं इसलिए मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, ये मेटाकॉग्निशन है। ये थिंकिंग से नहीं आ जाएगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग से आएगा। समझ पा रहे हैं? तो संज्ञानात्मक युक्ति है ये, इसमें थिंकिंग अबाउट थिंकिंग नहीं हो रही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, समझिएगा इसको, क्या कहने का प्रयास हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। फटाफट से बताइएगा। हाँ ये देखो, खुशी अभी भी खुश हैं कि ऐसे मैसेज कोई मेरे लिए भी कर दो। हैं कौन से मैसेज पढ़ रही हो खुशी? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे हो जाएगा, 1 महीना भी नहीं है पेपर में, फिर सारी खुशी चली जाएगी, नील बटे सन्नाटा हो जाएगी खुशी। घर वाले कहेंगे यूट्यूब खोल के बैठी रहती थी, या तो मैडम में कोई दिक्कत है जिनको आप देख रही थी, या फिर आप में, आप कहें नहीं नहीं पापा मैं तो पढ़ती थी, मैं तो डेली क्लास लेती थी। हाँ क्लास के पीछे, हाँ क्लास के पीछे गेम खेलती थी, ये आप बताएंगे नहीं कि क्लास के बीच में मैं कमेंट करती थी अरे मेरे लिए भी कोई अच्छे अच्छे मैसेज कर दो इसलिए नहीं हुआ पेपर। है अब फोकस कर लो यार, पेपर आ रहा है। मजाक मैं ही कर लेती हूँ, उतना से पेट नहीं भरता क्या? थोड़े बहुत मजाक की जरूरत होती है क्लास में, ज्यादा की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें, यानी कोई एक्टिविटी है उस पर फोकस करना है। पढ़ते हैं क्या कहानी है। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया। यानी जो न्यूज़पेपर है, बच्चों को दिया गया न्यूज़पेपर, और उसमें मौसम की रिपोर्ट कि भाई वेदर की क्या रिपोर्ट है, क्या टेम्परेचर है, किस समय सूर्योदय होगा, क्या कहानी है, ये पढ़ने के लिए कहा गया। और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। यानी जो सिटीज हैं वहां पे वेदर कैसा है उस चीज को स्टडी करे बच्चा, एनालाइज करे, या उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन ये कहा गया है कि एक बार इसका तापमान देख करके इस जगह का और पता करो कि क्या स्थिति है, ये काम दिया गया बच्चे को। ठीक है। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। ये चीज को दिखाने के लिए बच्चे इस पे काम करने के लिए ग्रुप में वर्क कर रहे हैं और विश्लेषण करते हैं, यानी एनालाइज कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ करके देखना चीजों को विश्लेषण कहलाता है। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है, यानी कौन सी टेक्निक वो लैंग्वेज को सीखने की लगा रहे हैं बच्चे। फटाफट से बताइएगा, फिर जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। प्रियंका शुक्ला, बात तो आपकी सही है, बट ठीक है, ये प्यार है आप लोगों का। कई बार आप लोग चीजें मांगते भी वैसे हैं कि वो डिमांडिंग फॉर्म में होती हैं, जो कि ठीक है। वो जहां ऐसे प्यार मोहब्बत में ही की जा सकती हैं शिकायतें या डिमांड्स के, नहीं ये वाले नोट्स तो दिए नहीं अभी तक, ये वाले भी दो, है ना, तो वो मैं समझती हूँ उस चीज को। देखिए सी ऑप्शन 36% लोग कह रहे हैं। तो अध्ययन संलग्न विमर इस्तेमाल, प्रस्तुत अभ्यास परिणाम, कार्य आधारित भाषा अधिगम। सिंपल बात क्या है, जो आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात नहीं हो रही है। देखिएगा एक बार फिर से, रुको, ये तो आप लोगों ने सी दिया हुआ है, फिर से पढ़ेंगे इसको। भारती कह रहे हैं कि प्लीज इंग्लिश हिंदी ईवीएस नोट्स से अच्छे स्कोर कर पाऊंगी मैं, एंड आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भारती। अभी आ रहे हैं ईवीएस के नोट्स भी 2 दिन में मिल जाएंगे, इंग्लिश के कल मिल जाएंगे, हिंदी के आपको मिल चुके हैं, सीडीपी के मिल चुके हैं, मैथ्स के भी मिल जाएंगे। तो शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से, और मैं उदय सर को बोल दूंगी कुछ 50-100 क्वेश्चन ऐसे दे देंगे आपको जिनमें से बार बार रिपीट होने वाले न्यूमेरिकल्स भी आ जाएं। गतिविधि है कि
विद्यार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक विश्लेषण के लिए कह दिया। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति इस्तेमाल हुई है? भाषा अधिगम की युक्ति की बात हो रही है। इन जनरल कौन सा मेथड हुआ है ये नहीं पूछा, तो कार्य आधारित इसलिए नहीं कहेंगे इसको, अदरवाइज मुझे भी ठीक ही लग रहा था। अध्ययन, संलग्नता, विमर, इस्तेमाल, प्रस्तुति, अभ्यास, प्रयोग में भाषा पद्धति नहीं। टास्क बेस्ड लर्निंग अलग तरह के एग्जांपल्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो यहां पे अध्ययन, संलग्नता, प्रॉपर उनको पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बन पाएगी। टास्क बेस्ड लर्निंग में बहुत छोटे छोटे टास्क होते हैं लैंग्वेज को लेकर के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? भारती एक बच्ची है या टीचर है, पढ़ेंगे आपको तभी पता लगेगा। बताइए यार, पानी कहाँ है आज? बताइएगा फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। मिल जाएंगे यार बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी, क्यों दुखी हो। 1 मिनट रुकना, आंसर करो, मैं आती हूं। देखिएगा, ये कह रहे हैं 59% लोग। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती हैं और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती हैं और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं और यह भी बताती हैं कि ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती हैं। क्या कर रही हैं ये? त्रुटि विश्लेषण है, प्रतिपुष्टि है, व्याकरण के नियम बताना है, व्याकरण सिखाना है। क्या यहाँ ऐसा लिखा है कि सिर्फ व्याकरण की ही बात हो रही है? ऐसा नहीं लिखा ना, गलती सिर्फ व्याकरण में होगी ऐसा नहीं लिखा। अब 73% लोग ए उत्तर दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है, बट बहुत क्लोज ऑप्शन है। ए और बी को अगर हम देखें तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, ठीक है जी। तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं 1 मिनट में, कहा गया है कि भारती एक टीचर हैं, क्लास 8 को पढ़ाती हैं, जो भी गलतियां हैं उनको नोट करती जाती हैं, क्योंकि तुरंत हम गलतियां ठीक नहीं करते बच्चे की, उसको थोड़ा मौका देते हैं, है ना। गलतियां कर ली इन्होंने नोट। फिर वीक में, वंस इन अ वीक, ये क्या करती हैं? सप्ताह में एक बार इन पर चर्चा करती हैं। अब ये जो एरर्स थे बच्चों के द्वारा किए गए, इन पर कर रही हैं डिस्कशन, चर्चा हो रही है, ठीक बात है। अब ना सिर्फ चर्चा हो रही है, गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित कर रही हैं, यानी उनको त्रुटियों की तरफ लेकर के जा रही हैं कि क्या गलतियां हैं, विश्लेषण करो भाई, ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थी को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कह रही हैं, यानी जहां जरूरत है वहां उनको सुधारने की भी बात हो रही है गलतियों की। तो ना सिर्फ विश्लेषण है, ये ओवरऑल एक फीडबैक है ना। ये ओवरऑल एक फीडबैक है। 1 हफ्ते का टाइम लिया है टीचर ने, वहां पे एनालाइज किया है। त्रुटि विश्लेषण तो इसमें अपने आप ही समाहित है इस फीडबैक में, कि गलतियों को जांचना, उनको परखना, उनका एनालिसिस करना एरर्स का, बट ओवरऑल एक फीडबैक के रूप में जहां जरूरत है उसको सही भी करना। तो ये प्रतिपुष्टि हो गया, बी ऑप्शन इसमें सही है, ना कि ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? यानी कार्य लेखन एक राइटिंग रिलेटेड कोई वर्क है, किसके अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। यानी आपको इमेजिन करना है कि कोई एक स्टोरी है और आप भी उसके एक कैरेक्टर हैं, ठीक है, आप भी उसके एक कैरेक्टर हैं, ठीक। जैसे डोरेमोन है कार्टून और आप उसमें नोबिता हैं, ठीक। तो अब आप सोच रहे हैं कि मेरी क्या भावनाएं होंगी, सुजुका ने कितना हर्ट किया मुझे, और सोनियो था ना भाई, हाँ, सोनियो कितना ज्यादा क्रूअल है, और कौन था, जियान ने कितना मारा। तो मतलब आप अपनी स्टोरी अब आप अपने हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं। क्या मेरे को ये बेचारा वाला नोबिता नहीं बनना, मुझे ऐसा नोबिता बनना है जिसके पास सारी पावर्स हैं। इसको एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क कहते हैं। ये इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग को लेकर के। एक्स्ट्रापोलेटिव यानी जब आप एक्टिवली उस सिचुएशन में जाकर के या खुद से लिख रहे हैं चीजें, खुद से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन में आता है। बाकी कोई भी ये टू द पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं, क्योंकि आपको खुद को सिचुएशन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? बताइए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किसके अध्ययन, किस भाषा को बढ़ावा देने की बात करेगी?
फटाफट से आंसर करेंगे। इससे पहले कि आप आंसर करें मैं 1 मिनट का मौन धारण कर लेती हूं, ठीक है कि नहीं? इलेवन का डी कह रहे हैं 47% लोग। चलो अभी देखेंगे, तो चर्चा होगी तो पता लगेगा। देखिएगा, समझते हैं क्या कहानी है। 56% लोग, 63% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत। ठीक है, गलत तो नहीं है। संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो ये तमिल यही नहीं आ जाती मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में ही? अच्छा, शास्त्रीय भाषा मतलब यही आ जाती है शास्त्रीय भाषाओं में ही। मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, संस्कृत, विदेशी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं। चलो ठीक है। घर की भाषा यानी मातृभाषा, ये तो मस्ट है ही। दूसरी भारतीय भाषाएं यानी जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें 22 भाषाएं आती हैं, आपका पेपर भी होता है, संविधान में दी हुई है। विदेशी जो 8th शेड्यूल है उसमें विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज, और क्लासिकल लैंग्वेज। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ये जो फॉरेन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज है, इनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा कहाँ की गई है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। बाकी सारी बातें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको नोट्स में भी दिया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। घर की भाषा यानी मातृभाषा पढ़ानी ही होती है। दूसरी बात, आपकी दूसरी भारतीय भाषाएं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस और अंग्रेजी वगैरह, ठीक है। विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा को एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किसकी बात हुई है? जिसमें संस्कृत भी है, जिसमें फ्रेंच या और भाषाएं भी हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है और शास्त्रीय, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को थोड़ा फ्लेक्सिबली यूज किया है कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हो रहा था उसको तो रखेंगे, फॉरेन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज को एडिशनल लैंग्वेज के रूप में भी रखेंगे। 1 मिनट में आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था कोठारी आयोग ने, है ना। त्रिभाषा सूत्र कहते हैं जिसको, बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि ये मैराथन वगैरह में हम समझने वाले हैं इसको। फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी, 3 भाषाएं पढ़ाई जाए बच्चे को, जिसमें फर्स्ट जो लैंग्वेज हो वो होम लैंग्वेज या मदर टंग, MT लिख रही हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में, मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा जो भी बच्चे की बोली जाती होगी प्राथमिक स्तर पे। अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड लैंग्वेज की, तो ये अगर मातृभाषा हिंदी है, ये हिंदी भाषी राज्यों में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी, ठीक। अगर हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे जो मदर टंग है वो तमिल है, या मान लेते हैं कुछ और, कोई और भाषा लेते हैं, पंजाबी है, ठीक, तो जो सेकंड लैंग्वेज है वो फिर हिंदी हो जाएगी। तो यानी जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी क्योंकि हिंदी पहले लैंग्वेज में बोली जा रही है, और नहीं तो यहाँ पे सेकंड हिंदी हो जाएगी। और बाकी जो थर्ड लैंग्वेज है वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती थी, MIL बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं, ये इसमें कहानी है 3 भाषाएं पढ़ाने की। अब इसके साथ साथ अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है जो क्लासिकल लैंग्वेज है और फॉरेन लैंग्वेज है उनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। तो डी ऑप्शन बेटर है बाकी ऑप्शन से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, जो आपकी पाठ्य सामग्री है उसके बारे में बात हो रही है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। पाठ्य सामग्री की बात हो रही है, तो पाठ्य सामग्री यानी रीडिंग मटेरियल, उसका ऑथेंटिसिटी, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री को ऑथेंटिक कहेंगे, प्रमाणिक कहेंगे, या अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री या पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य। सिंपल है, जो ऑथेंटिसिटी का मतलब है लाइफ से जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट उसका हो, कोई मीनिंग हो, तो किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री क्या कहलाएगी? पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता इससे साध्य हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, समझेंगे इसको। कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो पे एक क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, और कई बार EVS में भी देखने को मिल जाता है। CDP में तो बहुत कम आता है, बट आ सकता है क्योंकि सिलेबस का ही हिस्सा है, ठीक है ना। फटाफट से बताएंगे। और ये असेसमेंट वाला जो पार्ट है ये EVS में जहाँ तक मैं आपको दूंगी, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग वगैरह भी बताइएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद, ये बहुत ही मुश्किल सा सेट था, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चंस आपको इजी लगने लग जाएंगे। जो सेकंड सेट है, ये जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं ये मुश्किल हैं, और ये जरूरी है कि मैं आपके साथ मुश्किल क्वेश्चंस भी डिस्कस करूं, है ना। देखिएगा, ये लेवल 2 के क्वेश्चंस थे, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा लेवल 2 के क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम ही है, बस उन्हीं से मुश्किल क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन है, 37% लोग कह रहे हैं। कौन सी गतिविधि
पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड करते हैं। ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, अध्यापक शिक्षार्थियों के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधि के लिए अंक दिए जा सके। अंक देना पोर्टफोलियो का कोई वो नहीं है, ये रचनात्मक आकलन में आता है, ना कि समेटिव में। अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। अब आपका इसमें क्या विचार है ये बताएंगे, बताइए शौर्य सिंह। डी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हो ना। देखिएगा, डी कह रहे हैं ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं, यानी आप कंफ्यूज करो तो आप हो जाते हो। देखिएगा, पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित कौन सी एक बात है, तो कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। सारी गतिविधियां होंगी ये जरूरी नहीं है, पोर्टफोलियो में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, या तो बच्चे ने कुछ बहुत ही विशेष किया हो, उसकी अचीवमेंट्स होंगी, या कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज नहीं होती पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो फिर विशेष नहीं बचेगा ना। आप पोर्टफोलियो बनवाते हैं लोग मॉडलिंग के लिए, तो उसमें अगर सारी ही फोटो लगवा दें, जो गंदी आई है वो भी, अच्छी आई है वो भी, तो फिर पोर्टफोलियो कहां बचा, फिर उसमें कुछ स्पेशल नहीं बचा, है ना। तो आपकी शादी की भी एल्बम में पोर्टफोलियो जैसा ही है वो भी, तो फोटोग्राफर खराब फोटोज नहीं लगाता उसमें, खींचे तो उसने बहुत सारे होंगे। ठीक है ना। तो अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ये बात सही है, ये मैं इसको प्रत्येक एक्टिविटी पढ़ रही होंगी शायद। तो प्रत्येक चरण का मतलब है जैसे जैसे वो अलग अलग स्टेज में जा रहे हैं, उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं। हर दिन नहीं है इसका, प्रत्येक चरण का मतलब हर दिन नहीं है, जो हमें पहली बार पढ़ के लग रहा था। प्रत्येक चरण का मतलब हर एक दिन पे या हर एक गतिविधि को नहीं है। चरण मतलब जैसे जैसे वो स्टेजेस में आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो क्लास के तौर पे हो, चाहे उसके अंदर जो भी नई स्किल्स आ रही हैं। तो कुछ विशेष होगा तभी तो हम लिखेंगे। सिर्फ फीडबैक के लिए लिखना वो पोर्टफोलियो नहीं होता, पोर्टफोलियो अपने आप में एक फाइल है। तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, उसके अलग अलग फेजेस, और ये क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। 10 सेंटेंसेस हैं एक पैराग्राफ में, टीचर ने सुनाया और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहा। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें, यानी जो भी उन्होंने सुना है उस पैराग्राफ को खुद से लिखें, फिर से लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही नहीं लिखना है, जैसे बिल्कुल जो वर्ड एक एक सुना है उसको उगल नहीं देना है, रट नहीं लेना है, अपने शब्दों में लिखना है। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे, पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे, वाक्यों द्वारा श्रुतलेख कहेंगे, व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख कहेंगे। बताइए, ये अनुच्छेद श्रुतलेख है कि डिक्टेशन किसका? पैराग्राफ का, जो सुन करके उस पैराग्राफ को वो लिखने वाले हैं वहां पे। सिंपल बात है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 40% लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश में, बहुत ही इजी लड्डू क्वेश्चन है, एकदम आप उड़ा देंगे इसको या खा जाएंगे लड्डू समझ करके। एक अनुच्छेद में यानी एक पैराग्राफ में हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद, यानी 6 शब्द आए या सातवें शब्द के बाद एक फिल इन द ब्लैंक है, एक स्टोरी चल रही, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं ये पूछा है, बताइएगा। ये जो परीक्षण है कि आपको कहा जा रहा है कि इस स्टोरी के बीच में कुछ कुछ चीजें ब्लैंक छोड़ दी गई हैं, खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं, इनको भरना है, तो इसको क्या कहेंगे इस परीक्षण को? इसको सिंपल आपको दिमाग में रखना है, क्लॉज टेस्ट कहते हैं, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं कहते हैं, क्लॉज परीक्षण, क्योंकि स्टोरी में जब ऐसा हो रहा है ना, या पैराग्राफ में ऐसा हो अगर, तो उसको क्लॉज टेस्ट कहते हैं। इंग्लिश में भी ये आपके परीक्षाओं में भी आता है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये क्लॉज टेस्ट कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक तो सिंपल एक वाक्य में होगा ना, या एक सेंटेंस में होगा हद से हद, पूरे पैराग्राफ में नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक नहीं कहेंगे, फिर उसको क्लॉज परीक्षण कहेंगे। इसका जो टू द पॉइंट या एग्जैक्ट वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो है क्लॉज परीक्षण, क्लॉज टेस्ट। कि कोई स्टोरी चल रही है, कोई पैराग्राफ है, उसमें बीच बीच में वर्ड्स मिसिंग है, तो आपको वो खुद से दिमाग लगा के भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक में जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्टोरी ही हो। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यानी फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं आप। अर्जन का मतलब है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से होगी। जवाब दीजिएगा, फिर जाकर के हम कहीं आगे बढ़ेंगे। बताइएगा। बहुत बड़े अलका सिंह कह रहे हैं लड्डू क्वेश्चन तो चला गया अब। हाँ, हाँ, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग अलग चैप्टर की, हिंदी पेडागोजी की। अगर पढ़ने बैठोगे नम्रता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर आंसू आएंगे आपके थोड़े से। या तो मैराथन देख लीजिए, या नोट्स पढ़ लीजिए, या फिर वो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख लीजिए अगर ज्यादा ही समस्या है तो। 8-10 चैप्टर हैं हिंदी पेडागोजी के भी, इंग्लिश के भी, अलग से मैंने कराए हुए हैं। सिलेबस सेम ही है तो इसलिए रिपीट कराने का भी कोई खास बेनिफिट नहीं है। मैराथन में मैं करा दूंगी,
ए कह रहे हैं 88% लोग, 88% लोग जो है वो ए उत्तर दे रहे हैं। सोना कह रहे हैं कि मैम आज आप पूरी की पूरी लेट्स लर्न का लोगो लग रही हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। मैं सोच रही हूँ एक बाइक लेनी है मुझे, येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में ही ले लेती हूँ। क्या नहीं आती नहीं है? अरे करा देंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो। गाड़ी अभी मत कराओ कृपा से, वारंटी वाइड हो जाएगी, बहुत महंगा खर्चा है उसका। कह रहा गाड़ी भी करा दें फिर। देखो एक बार, अगर प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है, तो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, यह किसकी? भाषा अर्जन के लिए कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, आपने नोट्स में पढ़ लिया होगा, पहला ही टॉपिक है, ठीक है। नौरेन नाम ले लिया आपका, बताइए फटाफट से। देखिए रीना, प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। भाषा अर्जन का मतलब यह है मातृभाषा को आप अर्जित करते हैं। स्टीफन क्रेशन तो कहते हैं कि आप दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं, बट ये प्राकृतिक रूप से होता है। अर्जन जब भी होगा, चाहे वो पहली भाषा का हो, दूसरी भाषा का हो। अगर बच्चे के एनवायरमेंट में एक से ज्यादा भाषाएं अवेलेबल हैं तो वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को भी अर्जित कर सकता है। तो ये प्राकृतिक यानी नेचुरली आपके आसपास, आपके घर में, फैमिली में आसपास जो भाषा बोली जा रही है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। जब आपने अपनी मातृभाषा को सीखा होगा, मदर टंग को, तो कोई आप ट्रेनर नहीं हायर किया होगा कि भाई अब हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, उसको कोई भाषा सिखा दो। औपचारिक निर्देश यानी स्कूल में किताबों का, सिलेबस का कोई प्रेशर नहीं होता। सचेत प्रयास नहीं होते, ये सचेतन नहीं होते, ये अवचेतन प्रयास होते हैं, ये अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस होते हैं। कई बार तो ये अनकॉन्शियस भी कहते हैं कई राइटर्स इनको। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आपके क्वेश्चंस आपको इजी लगने शुरू हो गए होंगे। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? फ्री का क्वेश्चन है, लड्डू में भी सुपर लड्डू क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम इसको। अगर ये क्वेश्चन भी कोई गलत करे तो उसको थोड़ा सा इस कप में पानी लेना चाहिए और पी जाना चाहिए। डूबने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि डूब तो पाओगे नहीं, इतना छोटा मग है ये, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप सही समझे शौर्य सिंह हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, और लाइक शेयर भी कर देना चाहिए अगर सही उत्तर दे पा रहे हैं तो। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जहां तक भाई आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है। यदि आपको सही तरीके से सहायता मिल जाए, आप थोड़ा सही तरीके से मेहनत कर लें, है ना। तो ये निकटस्थ विकास के क्षेत्र की बात कौन करता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतवादी, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट करते हैं। और वो कौन है? वाइगॉत्स्की। हिंदी में लिखेंगे वाइगॉत्स्की, ठीक है। हिंदी के नोट्स बनाते बनाते हिंदी अच्छी हो गई मेरी कल रात में ही। वाइगॉत्स्की, ठीक। संज्ञानात्मक विकास, ये कॉग्निटिव हो जाएगा, इसमें ब्रूनर आएंगे। व्यवहारवादी उपागम में स्किनर या बेंड्यूरा आएंगे। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रॉइड आएंगे, वो भाषा पे सच कोई बात नहीं करते। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? निपुण भारत अभियान यानी बेसिक लिटरेसी आपको आए। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। कौन सी क्लास तक? बताइए फटाफट से। किस क्लास तक पढ़ने और लिखने में एटलीस्ट उनको दक्षता हो, वो घबराए नहीं, पढ़ने और लिखने में दक्ष हो पाए? बताइएगा। ये आपको जानने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज टफ लग रही है, इसलिए जो है थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अगर हिंदी चूज किया पेपर में तो प्रैक्टिस तो करके जानी पड़ेगी। देखो तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि भैया प्रवेश करते ही मतलब पढ़ना लिखना सब सीख जाएं। प्रवेश करते ही मतलब क्या, ऐसा क्या जादू है कि स्कूल में पैर रखा हो वाओ ला 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 है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कक्षा 3 में पहुंच जाएं, हो सकता है। कक्षा 6 में प्रवेश कर लें। भाई 6 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ पढ़ना और लिखना ही सीखेंगे क्या? अगर हम बात कर रहे हैं तो कक्षा 8 में पहुंच जाएं, तब तक तो और भी स्किल सीख जाते हैं। तो कक्षा 3 तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं बच्चे से कि भैया उसको बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आती होंगी। लगभग 9 साल का होगा वो, है ना। भाई पहली क्लास में 6 साल का बच्चा, दूसरी क्लास में 7 साल का बच्चा और तीसरी क्लास में 8 साल का बच्चा। तो 8 से 9 साल की उम्र में उसको बेसिक लिटरेसी स्किल्स आती होंगी। तो कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाए, लिखने और पढ़ने में एटलीस्ट निपुण हो जाए। हालांकि हमारे देश में बहुत खराब स्थिति है कि बच्चे 6 तक या जिस लेवल पर उन्हें सीख जाना चाहिए वहां तक भी वो पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जान पाते। देखिएगा अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ये इंग्लिश में भी भरपूर पूछा जाता है। सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? बताइएगा फटाफट से बताइएगा। इससे पहले कि आप गलत बताएं मैं आपको सही बता देती हूं। हाँ
देखिएगा कितने बज गए, 10:09। देखिए सी ऑप्शन कह रहे हैं बिल्कुल स्वनिम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो जब शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं। यानी 2 से 3 महीने, ये मैंने नोट्स में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। 2 से 3 महीने का मतलब क्या है, एक हफ्ते, एक महीने में कितने वीक्स होंगे, 4 हफ्ते, 4 सप्ताह। ठीक, 2 से 3 महीने में कितने होंगे बताओ जरा, 8 हफ्ते के आसपास, है ना, 8 हफ्ते के आसपास। तो अगर हम बात करें 2 से 3 महीने की आयु में, जब वो स्वर ध्वनि का प चा जिनका कोई मतलब नहीं, बस हाँ वो आवाजें निकाल पा रहा है थोड़ी, इसको कूकना कहते हैं, है ना। बलबलाना मत लिखो सरकार, बैबलिंग में सिंगल सिलेबल यूज करने लग जाएगा बच्चा, फिर वो बा माँ ये सब बोलने लग जाएगा। वो 2-3 महीने में नहीं होती, 6 महीने में होती है, ये 6 मंथ्स में होती है। ठीक है जी। किलकिलाना या कूकना ये 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में शुरू होती है, यानी 6 हफ्ते के अराउंड। 6 हफ्ते मतलब 1.5 से 2 महीने के बीच, तो ये वही 2 से 3 महीने का समय है, लगभग हर बच्चा कर ही लेगा। तो किलकिलाना या कूइंग, बस वो आवाजें निकालता है, उनका अपना कोई मतलब नहीं होता, तो बस स्वर ध्वनियां निकाल रहा है, ऐसा नहीं कि उनका कोई मीनिंग है। वहां पे तो वो सिंगल सिलेबल जोड़ के बा मा पा इस तरह की बातें करने लग जाएगा। बलबलाना में तो एक शब्द ये बुदबुदाना होता है, 1 वर्ड स्टेज 1 साल। रूप विधान मॉर्फिम की बात कर रहे हैं, वो फिर इसका स्टेज से कोई सच ताल्लुक नहीं है। तो किलकिलाना या कुइंग कहेंगे, बी ऑप्शन, ये पहली स्टेज होती है कुइंग लैंग्वेज डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कबीर हैं, कबीर सिंह वाले कबीर नहीं है, कबीर दास वाले कबीर हो सकते हैं। कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे डैश बनाती है, यानी 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल लेता है कबीर। देख रहे हो, कबीर है एकदम स्टड बंदा, है ना, मतलब 6 डिफरेंट भाषाएं, 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। सोच लो कॉग्निटिव लेवल किस लेवल पे जा रहा होगा, है ना। इसको क्या कहेंगे, ये तो जो पॉलीलिंग्विस्ट होते हैं ना, आई थिंक उससे भी आगे की बात होगी, 5 भाषाओं से भी ज्यादा, 6 भाषाएं। तो ये बहुभाषी बच्चा है, सिंपल बात है, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता है, यानी मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषिता है, 1 नहीं 2 नहीं। भाषाविद तो फिर वो हो गया कि किसी एक भाषा का जानकार भाषाविद हो सकता है, जरूरी नहीं भाषाविद को 6 भाषाएं आती होंगी। द्विभाषी होता है जिसको 2 भाषाएं आए। बहुभाषी है, द्विभाषी तो आप में से कई लोग यहाँ पे होंगे, ज्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी मातृभाषा है या हिंदी वो समझ ही लेते होंगे। बहुभाषी यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस, 2 या 2 से अधिक हो जाए तो मल्टीपल पे चले जाओ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार, आप यहाँ पे आज वो पता नहीं आए हैं या नहीं, यहाँ पे हमारे क्लास में एक लर्नर है, उनका नाम है पियाजे चचा, स्विट्जरलैंड वाले। तो अगर वो हैं तो अपनी हाजिरी लगाएं, बताएं एक बार और सही जवाब दें। अगर आपने भी ये गलत आंसर दिया तो बहुत ही दुख की बात हो जाएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें तो पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए डैश क्या है, बताइए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहां लिखा है समग्र बौद्धिक विकास के लिए, यानी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। तो भाषा क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी, कोई भूमिका नहीं है, एकमात्र पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है। अगर आप जनरली देखेंगे तो ये होता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से इंडिपेंडेंट है। ऐसी बात पियाजे के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी उन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं माना है। लेकिन जब ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां भाषा को महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी ईगोसेंट्रिक स्पीच जब सोशल स्पीच बनती है बाद में जाकर के, तो वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी बुद्धि के विकास के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। चॉम्स्की, चचा चॉम्स्की, बाबा चॉम्स्की, जो भी आप कहना चाहें, बट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां चॉम्स्की से क्वेश्चन ना हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और कई बार सीडीपी में भी आता है। चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। पारिभाषिक शब्दावली यानी जो हम बेसिक आपके पास शब्द होते हैं यूज करने के लिए, जो आप जनरली यूज करते हैं, उसको चॉम्स्की के अनुसार क्या कह रहे हैं ये पूछा है, बताइए। %82 लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस
रूप में समझा जा सकता है। तो भाषा अर्जन उपकरण के रूप में सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, सामाजिक अधिगम, इन सब की बात तो उन्होंने की ही नहीं है। ये क्या है? भाषा अर्जन उपकरण। चॉम्स्की कह रहे हैं सिंपल, जो पारिभाषिक शब्दावली है जो हम अपने एनवायरमेंट से सहजता से उठा लेते हैं, जिस वोकैब को, वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से होता है कि हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, प्रथम भाषा अर्जन क्या है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। बताइए। शिक्षार्थी के सचेत प्रयास हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स। प्रमुख गतिविधि है विद्यालय की। प्रथम भाषा तो विद्यालय आने से पहले ही बच्चा बोलना और समझना सीख जाता है, ये याद रखेंगे। मदर टंग होती है प्रथम भाषा आपकी, या जो भी घर में आपके पहले बोली जा रही है भाषा। अगर इन केस, रेयर केस ऐसा हो सकता है कि मातृभाषा घर में बोली ही ना जाती हो। भाई मम्मी पापा यूएस चले गए थे और उन्होंने मातृभाषा वैसे तो हिंदी हुआ करती थी, बट उन्होंने कभी हिंदी में बात ही नहीं की बच्चे से, तो वो तो इंग्लिश में करते हैं, तो बच्चे के लिए तो मातृभाषा फिर इंग्लिश ही हो गई। ठीक है, तो उस केस में ऐसा फिर हो सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा, ये तो फिर लर्निंग होती है, अधिगम होता है प्रशिक्षण के द्वारा। तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, हाँ ये बात सही है। सचेत नहीं, असचेत, या फिर हम कहेंगे अवचेतन प्रयास। ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाते आप प्रथम भाषा को एक्वायर करने में, अर्जन में। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आप अपने घर में अर्जित कर लेते हैं। आपको कोई टीचर, कोई किताब, कोई स्कूल, कोई सचेत प्रयास की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के नोट्स कब तक मिल जाएंगे? कृष्णा, सोशल साइंस के नोट्स की गलत उम्मीद मैं आपको नहीं दूंगी। सोशल साइंस और साइंस के नोट्स आपको इस बार नहीं मिलेंगे। कोशिश रहेगी अगली बार मैं दे पाऊं, है ना। उसके लिए तो आपको बैचेस का सहायता लेनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी, बस इनफ हो जाएगा। अभी के लिए तो नोट्स नहीं दे पाऊंगी, बट हाँ मेरी आगे कोशिश है। देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन है, ऐसी कक्षा, ये हमारे टाइपिस्ट जी ने कमाल किया होगा, ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? यानी पहले मदर टंग से शुरुआत हुई है, बाकी अदर लैंग्वेजेस को भी फिर वहां पे पढ़ाया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? फटाफट से बताइए। मैं इतने देखती हूँ आप लोगों के कॉमेंट्स। पेपर 2 के लिए, हाँ ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ। देखिएगा एक बार, देखिएगा एक बार। 54 मिनट्स हमको हो चुके हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो द्विभाषी अतिरिक्त भाषाओं में सिर्फ ये नहीं कहा कि बस दूसरी ही भाषा पे रुक जाएंगे, 3 भाषा भी पढ़ा सकते हैं। बुनियादी कक्षा, मानवीय उपागम, बहुभाषिक कक्षा है। जब मल्टीपल लैंग्वेज की बात हो जाए, 2 या 2 से अधिक, तो हम बहुभाषिक कक्षा घोषित कर देंगे उसको, कि कई भाषाएं सीखी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, और 4 सवाल हैं आपके पास। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, यानी फॉर्मली आप बहुत तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। यानी आप कहें, जी नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ, है ना, और फिर यही बात आपको कही जाए, अरे राम राम ठीक है क्या? तो ये क्या हुआ? पहले आपने औपचारिक भाषा का प्रयोग किया और दूसरा क्या है, अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया, बात सेम ही हुई है। इसको क्या कहेंगे, ये पूछिए, बताओ जरा, फटाफट से बताओ। अबरार खान, फटाफट से बताओ। 26B आसान क्वेश्चन है ये तो। 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, 85 ठीक थे, बट आज 15 क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो गई हूँ कि फर्स्ट पेपर में नहीं है। यू आर सुपीरियर मैम, लव यू। ईवीएस के नोट्स दे देंगे गुरमीत। ये क्वेश्चंस मैंने डलवा दिए क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। आज वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो सेट वो मिलिए ना आपको नोट्स, तो नए पुराने दोनों तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, यानी पहले आपने फॉर्मल तरीके से प्रस्तुत किया, हेलो गुड इवनिंग कैसे हैं, ये वो, फिर बाद में आप आ गए देसी पे, यानी अनौपचारिक तरीके से, यानी कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करने लग गए। तो इसको क्या कहा जाएगा? एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? बताइए। समाज भाषा विज्ञान, कोड बदलना, कोड स्विचिंग, या कोड मिलाना, या बोलियां। भाई कोडिंग की ही बात होगी क्योंकि लैंग्वेज के डिफरेंट अप्रोचेस को यहां प्रयोग किया गया है। ठीक है बात, या नहीं है? स्विचिंग है, मिक्सिंग नहीं है, मिक्स नहीं किया आपने। एक उसी बात को इनफॉर्मली कह दिया और फॉर्मली कह दिया। हिंदी भाषा ही प्रयोग हो रही है, एक भाषा ही है आप, ऐसा नहीं है कि कोई और भाषा में कहा है हिंदी ही, वो भी बस आपने इनफॉर्मली कहा है ना। तो कोड बदलना यानी कोड स्विचिंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली भी होती हैं, जरूरी नहीं हर चीज आपको सिलेबस में ही पढ़नी होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि, नॉम चॉम्स्की पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नॉम चॉम्स्की किस चीज का समर्थन करते हैं? द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं।
संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, या भाषा केवल सीखी जाती है या अर्जित नहीं की जाती। तो ये तो ऑपोजिट बात हो गई, यहाँ द्रुत गति की भी बात नहीं होगी। अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा ही है, जिसको सार्वभौमिक व्याकरण कह रहे हैं ये, कि लगभग सेम तरीके से सीखते हैं बच्चे लगभग हर एक संस्कृति में। ठीक है बात, या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या अगर इस बात को समझने में हो रही है तो बता दीजिए। फोन हमारा बजता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, नॉम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, समझिएगा। नॉम चॉम्स्की की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है, संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी या क्या। तो यहाँ पे नॉम चॉम्स्की के अनुसार सिर्फ यूनिवर्सल ग्रामर की ही बात हुई है। सार्वभौमिक व्याकरण के सभी भाषाओं का मूल व्याकरण एक जैसा ही होता है लगभग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश से शुरुआत करते हैं। यानी बहुभाषिक, अभी एक क्वेश्चन था बस इसी को ऑपोजिट किया हुआ था कि पहले बच्चा मदर टंग सीखेगा, बाद में मल्टीपल लैंग्वेजेस हम उसको सिखा रहे हैं। यहाँ पे कह दिया कि बहुभाषिक शिक्षा उसको कहेंगे जहां पे बच्चा अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले क्या सीखेगा, अपनी मातृभाषा सीखेगा। तो आसान बात है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। कोई और भाषा सीखने से पहले मदर टंग को आप क्या बनाते हैं, एक रिसोर्स के रूप में, एसेट के रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मदर टंग सिखाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ये तो आंसर मैंने बता दिया, फिर भी 94% ही लोग सही दे रहे हैं इसका आंसर। मतलब बताने के बाद भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 100 के 100% अगर पेपर आपको पहले भी दे दिया जाए, अगर मान लीजिए कुछ केसेस में, तो भी 100 के 100% लोग सही कराएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय यानी जो सेकेंड लैंग्वेज है, उसकी जब आप पेडागोजिकली उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो किस तरह से आप उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से एसिमुलेट कर सकते हैं, अपने अंदर बैठा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यासों के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति दोहराव से, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया से, भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण से, अवलोकन तथा सहायता देने से। देखो ये दो ऑप्शन हटा के मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ वाक्य विन्यास को आप दोहराते रहेंगे और द्वितीय भाषा में, तो फिर तो वो रट्टाफिकेशन जैसा बन जाएगा, या डायरेक्ट मेथड भी नहीं रहेगा, फिर हम उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कह देंगे। तो या तो अर्थपूर्ण अंतरण होगा या फिर रोचक सामग्री का और अर्थपूर्ण अंतःक्रिया का। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, ओह गॉड, एक्चुअली शाम से क्लास। देखिएगा, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया का। ठीक है, द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया का, यानी एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो और कैसी हो, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, रोचक सामग्री जहां इंटरेस्ट बने बच्चे का उस मटेरियल में, तब जाकर के हम बेहतर तरीके से सीख पाएंगे दूसरी भाषा को भी, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाएगा। भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण में सिर्फ आप ट्रांसफर करते रहेंगे मीनिंगफुली, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उससे बेहतर ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कितने आपके ठीक हुए वो आप बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके एकदम फ्री है वो, हिंदी पेडागोजी के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। इनकेस आप